कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफ़ी समय बाद मैं एक बार फिर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग एक साल पहले मैं 360 डिग्री यूट्यूब चैनल था वो शुरू किया था। लेकिन महीने भर ही मैं वीडियो अपलोड करवाया, क्योंकि जिस हाथ से मैं लिखता हूँ वो हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने 2 महीने उसे सही होने में लग गए। और जब लिखने वाला हाथ ही फ्रैक्चर हो गया तो उससे लिख नहीं पा रहा था, तो वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल ही था। तो इस वजह से वीडियो बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था और फ्लो भी टूट गया था 2 महीने बाद, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इस बार भी मैंने शुरू करने की कोशिश की थी 10 15 20 दिन पहले। लेकिन उसके बाद सिर में चोट लग गई, तो उसमें टाँके आए। तो इस वजह से थोड़ा 20 दिन और डिले हो गए हम। तो कई बार होता है, आप कुछ चीज़ों को हासिल करना चाहते हो लेकिन बार बार समस्याएं आपके सामने आती रहती हैं, परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं देती। वैसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन हम हार मानने वालों में से है नहीं, लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो एक बार फिर से मैंने शुरू किया है। और इस बार हम जो है यहाँ पे 10th 12th की एनसीईआरटी जो है वो कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। उसका एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। साथ के साथ कुछ कंसेप्ट अगर उस चैप्टर से रिलेटेड होगा छोटा मोटा, तो वो भी बताएंगे, वो भी डिस्कस करते चलेंगे। और वीडियो की लेंथ जो है वो हम तकरीबन 30 से 45 मिनट के आसपास रखेंगे, इससे ज़्यादा वीडियो की लेंथ नहीं रखेंगे। क्लियर है। हम हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, किसी एग्जाम्पल में डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है। तो या आपका कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ठीक है, जितने भी बोर्ड हैं आपके, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी लगती है, वो सब के लिए ये बेनिफिशियरी हो रहेंगे वीडियो। तो हम हर एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेरा मानना है कि आप लगातार इस चैनल के साथ बने रहें। ठीक है। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है। तो हमारा पहला जो एक्सरसाइज, और याद रखना न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस जो रहेगा अपना, वो न्यू एनसीईआरटी वाला रहेगा। ठीक है। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी अंतर हो गया है। जैसे हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की ही, तो इसमें पहले वन फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ 1.1 एंड 1.2 रह गया है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन पूरा हटा दिया गया है। इनवर्स ऑफ फंक्शन सिर्फ उसकी डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल रहा है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो हम न्यू एनसीईआरटी के थ्रू हम सारे कंसेप्ट समझेंगे और उनका एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो रिलेशन से रिलेटेड है 1.1, और सेकंड जो एक्सरसाइज है वो फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन होता क्या है? जैसे मान लो हमारे पास ए एंड बी दो जो होते हैं वो नॉन इम्पटी सेट है। ए एंड बी हमारे पास क्या है? नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है। ठीक है। तो रिलेशन, अगर कोई रिलेशन हमारे पास ए से बी में है, तो आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना। कोई भी रिलेशन जो होगा सेट ए से बी में, सेट ए से बी का कोई भी रिलेशन होगा, एक रिलेशन जो सेट ए से सेट बी पर है, तो वो आर जो होता है, जो रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जो कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट हैं A1 एंड 2, और सेट बी है जिसके अंतर्गत भी हम दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना। एक का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? वन। वन का इन दोनों के साथ कर दो। ठीक है। वन का ए के साथ और वन का बी के साथ। फिर इसका सेकेंड वाला एलिमेंट उठाओ, सेकेंड एलिमेंट उठाओ, उसका दोनों के साथ कर दो, ए बी के साथ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू का ए के साथ एंड टू का बी के साथ। ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो नॉन निपटी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से निकलता है। तो जो भी रिलेशन होगा आर से ए से बी में, वो हर एक रिलेशन, चाहे जितने भी रिलेशन बने, आर सेट आर
सेट ए से सेट बी के जितने भी रिलेशन बने, अगर जितने भी रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर हैं, वो सब के सब जो होते हैं ए क्रॉस बी के सब सेट होंगे। चाहे कितने भी रिलेशन, चाहे जितने रिलेशन बनाओ यहाँ पे, जो सेट ए से सेट बी में है वो सब के सब क्या होंगे, ए क्रॉस बी के सब सेट होते हैं। क्लियर है? कुल मिला के हमारे पास दो नॉन एम्पटी सेट होते हैं। तो रिलेशन जो आर ए से बी में है वो रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। क्लियर है? आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए अपने पास कोई ये सेट है, बी ये सेट है, तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, वन का दोनों के साथ करेंगे बी के, और टू का भी दोनों के साथ करेंगे। तो जितने भी रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में होंगे वो सब के सब ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिलेशन जो होता है इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, पहली बात ये अपनी बात हुई रिलेशन की। ओके, दूसरी बात, दूसरी बात, अगर हमारे पास कुछ रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, उसका एलिमेंट है, जैसे मान लो ए बी, वो बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब सीधा सा है कि ए रिलेटेड टू बी है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर होने का मतलब ए बी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ए रिलेटेड टू बी, उसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की। तो याद रखना, जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन है, जितने भी डेफिनेशन है, जैसे चाहे वो इम्पटी रिलेशन हो, कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जितने भी हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जितने रिलेशन के जितने भी टाइप हैं, उनके लिए हम रिलेशन सेट ए से सेट ए पे लेते हैं, ना कि सेट ए से बी पे। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो सेट ए से बी में थी, तो हम यहाँ पे पहला वाला सेट और दूसरा वाला सेट सेम लेते हैं, यानी हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए। हम यहाँ रिलेशन जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन के जितने भी टाइप पढ़ेंगे, उसके लिए रिलेशन जो होता है सेट ए से सेट ए पे लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ना कि सेट ए से बी से, सेट ए से सेट ए पे लेते हैं। तो अब बात करते हैं पहली बात, देखो फाई जो होता है, फाई भी जो होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। फाई अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, क्लियर है? तो अगर रिलेशन अपने पास फाई के इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। ए क्रॉस ए एक सेट होगा, उसका भी, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, फाई हो सकता है, एक खुद भी उसका सबसेट होगा, उसके अलावा तो और तो होंगे ही होंगे। तो अगर रिलेशन फाई के इक्वल होता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड, हमें पता है ए क्रॉस ए खुद भी खुद का सबसेट होता है, ए क्रॉस ए हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर आर जो होता है वो ए क्रॉस ए के हो, रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने बता दिया जितने भी रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे वो सेट ए से सेट ए पर पढ़ेंगे। ठीक है, सेट ए से सेट ए पर, ना कि सेट ए से बी पर। जितने भी टाइप होते हैं वो सेट, उनकी डेफिनेशन जो होती है वो सेट ए से सेट ए पे भी डिफाइन होती है। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट पे नहीं, उसी सेट पे, सेट ए से सेट ए पे, रिलेशन ऑन सेट ए। तो अगर रिलेशन जो होता है वो फाइव की इक्वल हो, क्योंकि फाइव भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सॉरी ए क्रॉस ए का, तो उसे एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है। ए क्रॉस ए हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो रिलेशन अगर ए पास ए क्रॉस ए के इक्वल हो तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ, और टाइप की बात करते हैं। ठीक है, बाकी टाइप्स की बात करते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है अपने पास। ठीक है, तब और टाइप्स की बात करें तो हम बात करते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक अपने पास होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और एक होता है अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन टाइप है अपने पूरी बुक में, अपने जितने भी पूरी एक्सरसाइज की बुक हैं उन सब में सिर्फ हर एक क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। सिर्फ इन तीन टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है,
हम तीन टाइप के रिलेशन की बात करते हैं। इम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ये कहीं कुछ नहीं पूछा गया। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ तीन टाइप पूछे गए हैं। एक रिलेशन दे दिया गया है और उसके बारे में पूछा गया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। क्लियर है? हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे के सारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं, ये चेक करना हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लो कोई एक रिलेशन है सेट, मैंने जब भी कहा था सारी की सारी डेफिनेशन, सारे के सारे टाइप सेट ए से सेट ए पे पढ़ते हैं। ए रिलेशन है सेट ए से ए पे, तो हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो खुद से रिलेट हैं, उनका खुद से रिलेशन है। सेट ए में वन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें सेट ए कुछ ऐसा है 1 2। क्लियर है? तो ए क्रॉस ए कैसा होगा, थोड़ा सा अगर बात करें ए क्रॉस क्या होगा, वन का वन के साथ। देखो एक ये दूसरा, अगर ए मैं यहाँ लिख दूँ होगा इस वन का दोनों के साथ, वन के साथ और वन टू के साथ। फिर इस टू का लूंगा, टू का वन के साथ एंड टू का टू के साथ। क्लियर है? तो आर कोई रिलेशन ले लिया हमने, ऑब्वियसली मैंने बताया था रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो आर कोई मैंने रिलेशन ले लिया, जैसे वन का वन के साथ एंड वन का टू के साथ, ये कोई रिलेशन ले लिया। ठीक है? तो मैं बात करता हूँ, देखो हम बात करते हैं डेफिनेशन के हिसाब से कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। खुद का खुद से, हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। यानी इसमें सेट ए में कितने एलिमेंट है, वन और टू, यानी तो वन का वन के साथ रिलेशन होना चाहिए। वन का वन के साथ रिलेशन है, ऐसा एलिमेंट रिलेशन में है। दूसरा क्या, टू का भी टू के साथ होना चाहिए। तो क्या टू टू इसमें है, टू टू इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? अगर इसमें तीसरा एलिमेंट ऐसा होता टू का टू के साथ, तो ये रिलेशन क्या बन जाता, रिफ्लेक्सिव। यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ। जैसे मान लो सेट ए के अंतर्गत एलिमेंट थ्री भी होता और इसमें थ्री का थ्री से के साथ भी रिलेशन होता, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाता। क्लियर है? तो सेट ए के हर एलिमेंट जो होता है उसका रिलेशन खुद का खुद के साथ हो, तो रिलेशन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन पहले वाला जब रेड में लिखे थे वही एलिमेंट अगर ये रिलेशन में हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें टू का टू के साथ रिलेशन नहीं है। अगर हम इन तीनों की बात करें तब जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की सेम डेफिनेशन होती है, रिलेशन होना चाहिए ए टू ए। वो तो देखो बात बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी रिलेशन के टाइप पढ़ रहे हैं वो हम सेट ए से सेट ए पे पढ़ रहे हैं। तो इसमें कैसा होता है, अगर हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है उसमें ए का रिलेशन बी के साथ है, तो हम उस रिलेशन में चेक करते हैं कि बी का रिलेशन भी ए के साथ हो। याद रखो मैंने क्या बोला, जो रिलेशन दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है अगर उसमें ए का रिलेशन बी के साथ है तो उस ही रिलेशन में, मैंने यहाँ ऐसा नहीं बोला कि अगर उसी रिलेशन में हम चेक करेंगे कि बी का रिलेशन भी ए के साथ हो। ठीक है? सिर्फ मैं क्या करूँ, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट के लिए हम बी का रिलेशन ए के साथ करेंगे जिनका उसमें ए का रिलेशन बी के साथ। अगर रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ है तो हम चेक करेंगे कि बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है। अगर ए का रिलेशन के बी के साथ है एंड बी का रिलेशन ए के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है और ऐसा है नहीं है तो सिमेट्रिक। सिर्फ रिलेशन के अंदर चेक करेंगे, ऐसा जो सेट दे रखा है, ऐसा रिलेशन दे रखा है उसके अंदर चेक करेंगे, सेट के हर एक एलिमेंट के लिए नहीं। रिलेशन में जहाँ कहीं भी ए का रिलेशन बी के साथ है तो उसमें बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक होगा। देखो रिफ्लेक्सिव में सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में सिर्फ रिलेशन जो दे रखा है उसके अंदर चेक करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं हम, देखो वन का वन के साथ था, यहाँ सेट ये वाला जो पूरा एग्जांपल है इसी की बात करते हैं। वन का वन के साथ और वन का टू के साथ एंड टू का टू के साथ। तो देखो वन का किसके साथ है, वन के साथ, तो इस वन के साथ में होना चाहिए। तो वन का वन के साथ है, इसका मतलब ये पहला वाला सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। देखो वन का रिलेशन किसके साथ है, टू का,
टू के साथ। तो टू का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, वन के साथ। तो क्या कहीं भी इसमें टू वन लिखा है, कहीं भी इसमें टू वन नहीं लिखा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, कहीं भी अगर ये सेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। अभी इसी में अगर इसी एक रो से की बात की जाए और मैं रिलेशन कुछ ऐसा ले लेता हूँ, वन का टू के साथ एंड टू का वन के साथ। अब ये देखो सिमेट्रिक बन जाएगा। देखो वन का रिलेशन किसके साथ है, टू के साथ, तो टू का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, वन के साथ है। सेकंड वाले में भी चेक करना, हर एक में चेक करना है। टू का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ, तो वन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, टू के साथ, वो यहाँ है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ऊपर वाला सिमेट्रिक था नहीं था, ये वाला सिमेट्रिक। क्लियर है मेरे पास, हिसाब से सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, अगर रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो देखो इसमें ऐसा है, ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ, और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ। तो चेक करेंगे कि ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे, ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं। देखो मैंने कहा ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन सी के साथ हो, ये दोनों होंगे तभी हम तीसरी कंडीशन से चेक करेंगे कि ए का रिलेशन भी सी के साथ है या नहीं है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ए का रिलेशन सी के साथ है तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमने देखो दो कंडीशन होने के बाद, दो कंडीशन कौन कौन सी, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, ये दो कंडीशन होने के बाद हम तीसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन दे रखी हो, कहने का मतलब सिर्फ ये बता रखा हो कि ए का रिलेशन बी के साथ है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि बी का रिलेशन भी किसी के साथ है। सिर्फ ये बता रखा है कि ए का रिलेशन तो बी के साथ है, लेकिन बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है आगे कि बी का रिलेशन किसके साथ है। अगर ऐसा नहीं पता है तो हम उसको वहां ट्रांजिटिव मान लेंगे। तब हम उसको क्या मान लेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होंगी अपने पास, ये दो कंडीशन होंगी, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, तब जाके हम ये चेक करेंगे कि ए का रिलेशन सी के साथ है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन, ए का रिलेशन बी से ही दे रखा है और बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसका रिलेशन किसके साथ है, तो हम क्या मान के चलेंगे, उसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन होने के बाद हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर। सेम सिमेट्रिक में था, ए का रिलेशन बी से होने के बाद हम चेक करेंगे कि बी का रिलेशन ए के साथ है या नहीं। अगर है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। क्लियर। वही चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक रिलेशन है सेट ए से ए पर, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो, और सेट के हर एक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का रिलेशन बी से है, तब हम चेक करेंगे कि बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये सिर्फ रिलेशन में चेक करेंगे, याद रखना, ये सेट के हर एक एलिमेंट के लिए चेक होगा। सिमेट्रिक वाला सिर्फ रिलेशन में, ए का रिलेशन बी से होने के बाद हम इसकी बात करेंगे ना। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे जो फोर ऑल लगा है वो इसलिए लगा है कि उन एलिमेंट की बात करेंगे जिनका ए का रिलेशन बी के साथ है, तब जाके हम बी का रिलेशन ए के साथ की बात करेंगे। तीसरा हमने जो पढ़ा वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हम चेक करेंगे कि इस ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें मैंने थर्ड कंडीशन एक और बात बताई कि ए का रिलेशन बी के साथ है, इसके बारे में तो जानकारी है, लेकिन बी का रिलेशन आगे किसके साथ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हम इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। तो हम इसको ट्रांजिटिव, सिर्फ यही बता रखा है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, लेकिन बी का रिलेशन आगे किसके साथ है ये नहीं बता रखा, तो इसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। ये हमारे कंसेप्ट थे। ठीक है, ये हमारे कंसेप्ट हैं। तीन चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और इन्हीं पे बेस हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हर क्वेश्चन में इन्हीं को बताना है। क्लियर है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
क्लियर। तो अगर कोई रिलेशन, कोई भी रिलेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। कुल मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन भी चेक करने के लिए हमें ये तीन ही निकालने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, यानी सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है, ये 9 नहीं है, ये ए है। सिमेट्रिक, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ। ट्रांजिटिव, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, सी से। अगर हमें ए का रिलेशन बी के साथ बता रखा है लेकिन बी का रिलेशन आगे किसके साथ ये जानकारी नहीं है, तो उसको हम ट्रांजिटिव मान लेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब सीधा सा है, कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ये वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में भी कुछ नया कुछ चेक नहीं करना अपने को, सिर्फ यही चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो कुल मिला के पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही बातें करनी है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को, टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। टी जो होता है, जितने भी ट्राइंगल होते हैं एक प्लेन में, उनका है, उनका सेट है। और आर इज द रिलेशन इन टी, और एक टी, एक रिलेशन टी में आर को रिलेशन बोला गया है। और रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट है, टी वन टी टू, इस टाइप के एलिमेंट है। टी वन कॉन्ग्रुएंट है टू टी टू, टी वन और टी टू कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको बताना है कि कौन सा रिलेशन। मुझे एक बात बताओ सीधा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना अपने को, सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो मतलब बताओ, हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो बात खत्म हो गई। चाहे सेट, जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो बात खत्म हो गई। यानी खुद का खुद के साथ तो रिलेशन होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। सेकंड बात, सेकंड बात, इधर देखो, इधर इस वाले बॉक्स की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा, या फिर आगे चलते हैं। सेकंड बात, सेकंड बात करते हैं। सेकंड किसकी, देखो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं पहले। तो रिफ्लेक्सिव, तो हर एक ट्रायंगल जो होता है, हर एक ट्रायंगल जो होता है खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता। तो हर एक ट्रायंगल जो होता है खुद से रिलेशन में होगा, यानी टी वन का रिलेशन टी वन के साथ होगा। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात क्या होती थी, ए का रिलेशन बी के साथ होगा, तो हम चेक करेंगे कि बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टी वन का रिलेशन टी टू के साथ है, तो हमें चेक करना है कि टी टू का रिलेशन भी टी वन के साथ होना चाहिए, यही चेक करना। तो टी वन और टी वन आपस, टी वन टी टू आपस में रिलेटेड कब होंगे, जब टी वन और टी टू क्या हो, कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे एक बात बताओ, टी वन टी टू कॉन्ग्रुएंट है, तो टी टू टी वन भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर टी वन और टी टू एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो टी टू टी वन भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर टी वन का टी टू के साथ रिलेशन है, तो टी टू का भी तो टी वन के साथ होगा। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं इसमें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। ऐसा होने पे हम चेक करते हैं कि ए का रिलेशन किसके साथ हो, सी के साथ। सेम बात, अगर टी वन का रिलेशन टी टू के साथ है, टी टू का रिलेशन जो है वो टी थ्री के साथ है, हमें चेक करना है कि टी वन का रिलेशन टी थ्री के साथ भी है या नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करते हैं। देखो, अगर टी वन का रिलेशन टी के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ, टी वन और टी टू क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। टी वन और टी टू एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। टी वन और टी टू एक दूसरे के क्या है, बताओ, कॉन्ग्रुएंट है। टी टू का रिलेशन टी थ्री के साथ है, इसका मतलब क्या है, टी टू, देखो टी वन और टी टू एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। और टी टू का रिलेशन किसके साथ है, टी थ्री के साथ, यानी टी टू और टी थ्री भी एक दूसरे के क्या साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से आप देखो, टी वन किसके है, टी टू के कॉन्ग्रुएंट है, टी टू किसके है, टी थ्री के। तो आप यहाँ से पता, आपको नहीं लग रहा कि टी वन भी टी थ्री के कॉन्ग्रुएंट होगा, टी वन टी थ्री के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब टी वन का रिलेशन किसके साथ भी होगा, टी थ्री के साथ। ठीक है, टी वन और टी टू कॉन्ग्रुएंट हैं, टी टू और टी थ्री कॉन्ग्रुएंट हैं, तो टी वन किसके कॉन्ग्रुएंट था, टी टू के। ऐसा तो होता ही है ना, अगर टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है तो टी टू भी तो टी वन के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि टी वन का रिलेशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन दे रखा है वो तीनों है,
वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों रिलेशन, कोई भी रिलेशन तीनों होता है तो उसको कौन सा बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। ठीक है, क्लियर है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी, ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा ये एग्जाम्पल पढ़ लिए, हम अब एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। हमें सब में ये बताना है, हमें क्या चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। एक रिलेशन दे रखा है आपको, एक रिलेशन दे रखा है कौन सी साइड से? ए साइड पे। देखो जितने भी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो रिलेशन थे वो सब के सब सेट ए से सेट ए की बात करते हैं। ठीक है, सेट ए दे रखा है अपने को, और रिलेशन कैसा दे रखा है? एक रिलेशन दे रखा है कुछ ऐसा, एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? वाई इक्वल टू 3x। देखो इस y को इधर ले जाऊंगा तो y इक्वल टू 3x ही बन जाएगा, ये y इक्वल टू 3x ही तो है। यानी मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा तो y की वैल्यू आती रहेंगी, तो कुल मिला के ये रिलेशन कैसा ऐसा हो जाएगा। देखो x की वैल्यू भी सेट ए के बाहर की नहीं ले सकते, और y की वैल्यू भी जो होती है वो सेट ए के बाहर नहीं जाएगी। क्लियर है? क्योंकि r जो होता है वो a क्रॉस a का सबसेट होता है, और पहले a में जो वैल्यू आती है वो भी सेट ए से आएंगी, दूसरे वाले में भी सेट ए से। तो अगर x की जगह मैं 1 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा बताओ? 3। x की जगह मैं 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 6। x की जगह 3 रखूंगा तो y आ जाएगा 9। x की जगह 4 रखूंगा तो y आ जाएगा 12। x की जगह 5 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? 15। मुझे बताओ ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो रिलेशन में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 15 जो होता है वो सेट ए में तो है ही नहीं। सेट ए का लास्ट एलिमेंट क्या है? 14। तो ये वाला जो होता है वो रिलेशन में नहीं होगा। तो ये अपने पास एक रिलेशन बन गया। अब सबसे पहला हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। मुझे बात बताओ, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन। क्या यहाँ 1 का 1 के साथ रिलेशन है? 1 का 1 के साथ रिलेशन है? नहीं है। 2 का 2 के साथ भी नहीं है, 3 का 3 के भी साथ भी नहीं है, किसी का भी खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अगर यहाँ पे 1 का 1 के साथ भी होता, 2 का 2 के साथ भी होता, सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ होता 13 तक, लेकिन 14 का रिलेशन क्वेश्चन में देखोगा 14 का रिलेशन 14 के साथ नहीं होता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हर के लिए सेटिस्फाई होगी तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा ही सिमेट्रिक के साथ होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या पढ़ते थे? अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो हम क्या चेक करेंगे? बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ इसके फर्स्ट वाले की बात करते हैं, यहाँ इसके आप फर्स्ट वाले की बात करो। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ, तो 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? 1। तो कहीं भी आपको 3 1 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है, बिलोंग करके काट दोगे तो उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं? ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हम चेक करते हैं कि ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए, सेम चीज। और अगर हमें सिर्फ ये बता रखा है कि ए का रिलेशन बी के साथ है लेकिन बी का रिलेशन किसके साथ, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो हम उसे ट्रांजिटिव मान लेते हैं। तो पहले वाले से चेक करो। देखो पहले वाले से चेक करते हैं। देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। 1 का रिलेशन 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब क्या 3 के बारे में कोई जानकारी है? यस, 3 का रिलेशन किससे है? 9 के साथ। तो हमें दे रखा है कि 3 का रिलेशन किससे है? 9 के साथ। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम एक का रिलेशन किसके साथ चेक करते हैं? सी के साथ। तो देखो एक 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 9 के साथ। तो हमें चेक क्या करना है कि 1 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए? 9 के साथ। अगर 1 का रिलेशन 9 के साथ है तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या 1 का रिलेशन 9 यानी ये वाला बिलोंग्स टू आर है? 19 है इसमें? कहीं भी आपको रिलेशन में 19 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब 19 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट
ट्रांजिटिव। तो आज यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जो रिलेशन था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। क्लियर। अब इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट वाले के साथ। आज यहाँ बस हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो सेकंड वाले में क्या देख रखा है। आर जो होता है, आर जो रिलेशन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे है। यानी नेचुरल नंबर में क्या एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आर जो है, आर में कुछ ऐसे एलिमेंट है रिलेशन में एक्स वाई, और जहाँ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, देखो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन उसने साथ के साथ ये भी दे रखा है कि एक्स लेस देन 4। एक्स लेस देन 4 इसका मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, होगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ही एक्स, तो एक्स हो सकता है 1 2 एंड 3। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 से लेस देन 4 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3। इसका मतलब आर निकालना आसान अपने पास, आर निकाल लेंगे। आर देखो एक्स 1 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो आर क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 रखते ही वाई कितना आ जाएगा 6, एक्स इक्वल टू 2 रखते ही वाई कितना आ जाएगा 7, और एक्स इक्वल टू 3 रखते ही वाई कितना आ जाएगा 8। क्या मुझे बताओ एक्स हम 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स लेस देन 4 दे रखा है, ना कि इक्वल टू 4। लेस देन 4 में 4 आता ही नहीं है, तो ये अपने पास एक रिलेशन है। सेम बात, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। और मुझे बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं, 1 होता है। क्या इस रिलेशन में कहीं भी, क्या इस रिलेशन में कहीं भी आपको 1 का रिलेशन 1 के साथ दिख रहा है, क्या 2 का रिलेशन 2 के साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बात खत्म हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात खत्म हो गई, यहीं खत्म हो गई, इससे आगे बढ़ना ही नहीं अपने को। ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन होता तब हम 2 का 2 के साथ चेक करते। कोई भी एक ऐसा मिल जाएगा जो खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। और ये सब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के अंदर चेक करते हैं, सेट के हर एलिमेंट के लिए नहीं, रिलेशन में जो दे रखा है। तो रिलेशन में आपको देखो क्या दे रखा है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ, तो 6 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए 1। तो कहीं भी आगे आपको ऐसा नजर आ रहा है 6 1 नहीं आ रहा, तो बात खत्म हो गई, 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 does not belongs to R. This implies R is not symmetric. क्लियर। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 6 तो R में है एंड 6 1 नहीं है, एक के लिए भी ट्रू नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, तो हम चेक करते हैं कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, तब हम चेक करेंगे ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी के साथ। तो देखो इधर देखो, और मैंने आपको इसके साथ के साथ ये बात भी बताई थी, क्या बात बताई थी, कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है कि उसका रिलेशन किसके साथ है, तो हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। तो यहाँ देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 6, क्या 6 के बारे में आगे कोई जानकारी दे रखी है, नहीं दे रखी, तो 1 6 के हिसाब से ट्रांजिटिव है। फिर 2 7 को चेक करें, 2 7 7 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तब ट्रांजिटिव। तो 3 8 3 8 3 8 के बारे में क्या कह रखा, 3 का रिलेशन किसके साथ है 8, लेकिन 8 का रिलेशन किसके साथ है ये बता रखा है, नहीं बता रखा। तो यहाँ ये सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो हम क्या बोलते चलेंगे उसको, ट्रांजिटिव। तो हम क्या कहेंगे इसको, 1 का रिलेशन किसके साथ है 6, 1 का रिलेशन 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 6 डज नॉट related to any other element, but 6 does not related to any other element। ठीक है, आगे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, 1 का 6 के साथ रिलेशन है, लेकिन 6 किसी भी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। सेम चीज हम इसके लिए लिखेंगे 2 7 के लिए, 2 7 के लिए भी क्या लिखोगे, 2 7 बिलोंग्स टू आर, 2 7 बिलोंग्स टू आर, बट
7 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अगेन 3 8 के लिए भी ये बात लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, रिलेशन आर क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर है, समझ गए? मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो उसमें रिलेशन में क्या बोला है, एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड है। जब वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई को एक्स क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी वाई को एक्स क्या करता है, डिवाइड करता है। वाई को एक्स डिवाइड करने पर के यहाँ कोई इंटीजर आ रहेगा। ठीक है, क्लियर है? वाई को एक्स क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट उस रिलेशन में होंगे। तो सीधी सी बात आपको पता है, देखो अगर वाई वन लूंगा, सोच के देखो, वाई वन लूंगा तो वन को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वन ही डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता। अगर मैं वाई टू लेता हूँ तो टू को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वन कर सकता है और टू डिवाइड कर सकता है। क्लियर? अगर मैं वाई थ्री लेता हूँ, सोच के देखो, अगर मैं वाई थ्री लेता हूँ तो वाई थ्री लेता हूँ तो वाई को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वन एंड थ्री खुद। अगर मैं वाई फोर लेता हूँ उसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वन भी डिवाइड कर सकता है, फोर को टू भी डिवाइड कर सकता है। वाई को एक्स डिवाइड कर रहा है तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसको पहला वाला एलिमेंट डिवाइड करना चाहिए, सीधी सी बात है। वाई को डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स, यानी सेकंड वाला जो एलिमेंट है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है, ये सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा रिलेशन में उसको कौन सा डिवाइड करना चाहिए, पहले वाला। और फोर को कौन डिवाइड करता है, फोर भी। क्लियर? उसके बाद अगर मैं वाई को फाइव लेता हूँ तो फाइव को कौन डिवाइड कर सकता है, एक तो अकेला वन और एक क्या कर सकता है, फाइव, और कोई डिवाइड नहीं करेगा। और अगर मैं सिक्स लेता हूँ तो सिक्स को कौन डिवाइड कर सकता है, वन डिवाइड कर सकता है, टू डिवाइड कर सकता है, थ्री भी सिक्स को डिवाइड करता है एंड सिक्स सिक्स भी डिवाइड करता है। ये सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन आर में होंगे, सारे के सारे एलिमेंट होंगे रिलेशन आर में। क्लियर है? सारे के सारे एलिमेंट किस में होंगे, रिलेशन आर में होंगे। तो सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव क्या, सेट के हर एक एलिमेंट के चेक करते हैं। सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो वन का वन के साथ रिलेशन होना चाहिए, टू का टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ, फोर का फोर के साथ, फाइव का फाइव के साथ, सब ऐसा होना चाहिए। तो अब देखते हैं। देखो वन का वन के साथ रिलेशन है, टू का टू के साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन है, फाइव का फाइव के साथ रिलेशन है, फोर का फोर के साथ है एंड सिक्स का सिक्स। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेटेड। तो आप क्या लिखोगे, ए का रिलेशन ए के साथ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद का खुद के साथ रिलेशन है। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आप लिखोगे ए बिलोंग्स, हर एक तो दिखाने की जरूरत है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वन वन बिलोंग्स टू आर, टू टू बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख दो कि एक का एक के साथ रिलेशन है, ए में जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल। इसका देखो इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, ये वाला वी बना के मैं काटता हूँ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एक के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखो इसमें होता क्या है, अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब वाई को एक्स क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा। सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं, अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सिमेट्रिक में हम क्या चेक करते हैं, अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन एक्स के साथ होना चाहिए, यानी एक्स का वाई का रिलेशन एक्स के साथ होने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, एक्स वाई को डिवाइड करता है और इस जो मैंने नीचे लिखा है उसके मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक्स को क्या डिवाइड, देखो यहाँ जितने भी थे उसमें सेकंड वाला जो एलिमेंट था उसको फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या कर रहा था, डिवाइड। सेकंड वाला एलिमेंट यानी वाई को क्या डिवाइड कर रहा था, फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो हमें देखो एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो हमें प्रूव क्या करना है, वाई का रिलेशन एक्स के साथ, मतलब एक्स को क्या डिवाइड करे, वाई डिवाइड करे। तो आपको क्या लगता है सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होगा? आप इसी में देख लो, देखो टू को सेकंड वाले पे देखो, इस वाले पे देखो, इस वाले पे जिसको मैंने, टू को कौन डिवाइड कर रहा है, वन, यानी वन का रिलेशन टू के साथ तो है। क्या टू का रिलेशन वन के साथ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो आपको पता है, यहाँ लिख रहा हूँ वन का रिलेशन टू के साथ तो है बट टू वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि टू को तो वन डिवाइड करता है लेकिन वन को कभी भी टू डिवाइड नहीं करता।
टू को तो वन डिवाइड करता है। देखो, वन का रिलेशन टू के साथ तो हो सकता है क्योंकि सेकंड वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाला डिवाइड कर देता है, लेकिन क्या टू जो होता है फर्स्ट एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट वन को डिवाइड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। 0.5 आएगा। 0.5 मतलब कंप्लीटली डिवाइड थोड़ी करना होता है, पॉइंटों में डिवाइड थोड़ी करना है। तो यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ, वन का रिलेशन तो टू के साथ है, लेकिन बट बट टू का रिलेशन जो होता है वो वन के साथ नहीं है, क्योंकि वन तो टू को डिवाइड कर लेता है लेकिन टू वन को डिवाइड नहीं करता। तो हमारे पास ए का रिलेशन बी के साथ हो, ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन ए के साथ ना हो तो वो सिमेट्रिक नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे? ए बिलोंग्स टू आर। बट ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल देना है। वन का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन ए के साथ नहीं है, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गए? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद आप कर सकते हो। क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे करते हैं। एक मिनट, पेज ऐड कर लेता हूँ। तो इस वाले एग्जाम्पल में समझे सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि वन को तो टू डिवाइड, वन टू को तो डिवाइड कर देगा लेकिन टू वन को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इसमें ट्रांजिटिव की। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी? ट्रांजिटिव की। लास्ट वाला इसमें बात करते हैं, हाँ ये लास्ट है, उसके बाद कल पढ़ेंगे। इसमें बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए का रिलेशन किसके साथ हो? बी के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ। हमें क्या चेक करना होता है? ए का रिलेशन भी किसके साथ हो? सी के साथ। ए का रिलेशन भी किसके साथ हो? सी के साथ। सेम चीज यहाँ देखते हैं। देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सा हम थोड़ा लैंग्वेज के तौर पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, ए का रिलेशन बी के साथ है, एक ए का रिलेशन बी के साथ होने का मतलब क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर है, और ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है? बी को ए डिवाइड करता है। बी को ए डिवाइड करता है, इसका मतलब बी को ए डिवाइड करने का मतलब, यहाँ केवन क्या होता है? देखो, कोई नंबर किसी को जैसे 10 को 5 डिवाइड करता है, तो 5 डिवाइड करने पर कोई इंटीजर ही तो आता है। तो बी को ए डिवाइड करने का मतलब यहाँ केवन कोई इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब बी इक्वल टू के ए वन। सेकेंड वाला अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है? सी को बी डिवाइड करता है, और सी को बी डिवाइड करेगा तो कोई के टू इंटीजर आ जाएगा, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? के टू बी। देखो, बी को सेकंड वाला एलिमेंट है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाला क्या करता है? डिवाइड, यानी बी को ए डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब, डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना? ऐसे ही ये इसमें भी सेकंड वाला, यानी सी को कौन डिवाइड करेगा? बी। तो भी कोई इंटीजर के टू मान लिया हमने, तो बी क्या है? के वन। अब हमें प्रूफ क्या करना होता है? इस वाले कनेक्शन में हमें प्रूफ करना होता है कि ए का रिलेशन किसके साथ हो? सी के साथ। हमें प्रूफ करना होता है कि ए का रिलेशन सी के साथ हो, मतलब सी को क्या डिवाइड करे? ए। यानी कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि सी को ए डिवाइड करे तो यहाँ कोई इंटीजर आ जाए। कुछ ऐसा प्रूफ करना है, कुछ ऐसा प्रूफ करना है सी इक्वल टू ए के। ऐसा कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि सी को ए डिवाइड कर रहा है। तो बस यही प्रूफ करना है। तो हमें जो करना है, यहाँ लास्ट में जो भी प्रूफ करना है वो लास्ट में लिख लो। हमें एक प्रूफ क्या करना है कि ए का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ। थोड़ा जस्ट टूल सर्च लो। ए का रिलेशन सी के साथ होने का मतलब सी को क्या डिवाइड करना चाहिए? ए डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सी कुछ ऐसा होना चाहिए। बस सी को कुछ ऐसा ही लेके आओ। ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो आपको नहीं पता लग रहा, मैं बी की जगह बी की वैल्यू रख दूँ इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बी की वैल्यू रख दूंगा सेकंड में, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के टू, और बी की वैल्यू क्या होगी? ए के वन। ये ऐसा नहीं बन गया? ए के वन के टू, के वन भी इंटीजर है, के टू भी इंटीजर है, तो के वन इंटू के टू भी क्या आएगा? इंटीजर। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए के, जिसको नया इंटीजर नाम दे दिया। तो ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा आ गया। इसका मतलब सी को ए क्या करता है? डिवाइड करता है, और सी को ए डिवाइड करता है, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? तो हमारे पास क्या था? एक ए बिलोंग्स टू आर था, बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? अगर ऐसा है तो ए सी भी बिलोंग्स टू क्या होगा? आर। दिस इंप्लाइज ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। क्लियर है?
रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, ये रिलेशन जो था वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक था नहीं क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। और ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं, वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो हम चेक करते हैं कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए, तो वही चेक किया हमने। ए का बी रिलेशन बी से बी का होने का मतलब क्या है, बी को ए डिवाइड करेगा और बी को ए डिवाइड करने के बाद कोई इंटीजर आएगा तो बी क्या होगा, ए के वन। ऐसे ही बी का रिलेशन सी के साथ है तो सी को बी डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पे बाद कोई इंटीजर आएगा तो कुछ ऐसा होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए का रिलेशन किसके साथ हो, इस एक का, इस ए का रिलेशन, इस वाले ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो हमें प्रूफ कुछ ऐसा करना है कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी से। ये लास्ट में लिख लो, जो प्रूफ करना है वो लास्ट में लिख लो। अब यहाँ से उल्टा चलो, अगर ए का रिलेशन सी के साथ है तो इसका मतलब सी को ए डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो कोई इंटीजर आएगा, वो इंटीजर आ जाएगा, इसका मतलब सी जो होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। बस अब ये लेके आना है। अब हमें पता था सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें बी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट करते ही ये कुछ ऐसा आ गया, ए के वन के टू, के वन भी इंटीजर है, के टू भी इंटीजर है, तो के वन के टू को के लिख दिया, के भी एक इंटीजर हो जाएगा, सी इक्वल टू ए के आ गए ना। तो ये के क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।